नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियान समिट को संबोधित किया है। पेश है इसके संपादित अंश। मैं हिज मैजेस्टी ब्रुनेई के सुल्तान का 2021 में आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए अभिनंदन करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी को अनेक चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की कसौटी भी रहा। कोविड के काल में हमारा आपसी सहयोग, आपसी संवेदना भविष्य में हमारे संबंधों का बल देते रहेंगे। हमारे लोगों के बीच सद्भावना का आधार रहेंगे। इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान के बीच हजारों साल से जीवंत संबंध रहे हैं। इनकी झलक हमारे साझा मूल्य, परंपराएं, भाषाएं, ग्रंथ, वास्तुकला, संस्कृति, खान-पान हर जगह पे दिखते हैं और इसलिए आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी कांड को लेकर के एक समिति बनाने का निर्देश दिया है, जो इसके जांच करेगी कि ये किस तरीके से काम हुआ है और अगर इसमें कुछ गलत है तो उस पर अपराध भी दर्ज कराया जाएगा। जिसको लेकर के राहुल गांधी का कहना है कि जो उन्होंने आरोप लगाया था वो पूरी तरीके से सही साबित हो रहा है। We all know Pegasus cannot be bought by a private individual. It has to be bought by a government. It is a weapon. So our first question was, who authorized Pegasus? Our second question was, who are the victims of Pegasus? Who was it used against? Because there is a list of people, including politicians, opposition leaders, BJP members, Supreme Court people. So there's the Chief Justice of India. There's a list of people. So we asked, who are these people that have been attacked? And the final thing was, and I think this is a very important thing, did any other country have access to information of our people? इधर संबित पात्रा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेम डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं और उनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मसौदा लगभग एक जैसा होता है। राहुल गांधी जी ने पुनः उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जो वो हमेशा करते हैं। राहुल जी, आप इस विषय को लेकर कोर्ट नहीं गए थे, ना ही कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर कोर्ट गई थी। कोर्ट में इस विषय पर लंबी चर्चा, लंबी बहस होने के पश्चात कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। और पेगासस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सरकार के एफिडेविट के साथ में बैठा हूं। आप देख सकते हैं सरकार ने जो एफिडेविट दिया था उसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा है कि हम निवेदन करते हैं कोर्ट से कि जो फॉल्स नरेटिव कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप के लोग पेगासस मामले में पूरे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नरेटिव को ध्वस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि एक एक्सपर्ट्स की कमिटी गठित की जाए, एक एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई जाए। और आज कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई है। जो सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा था,
जो सरकार ने अपने एफिडेविट में प्रतिपादित किया था वही हुआ है। अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को अब तक का बेस्ट प्रधानमंत्री कहा है, जिसको लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि वे अब तक के सबसे असफल प्रधानमंत्री हैं। शाह जी ने जो बातें कही ये उनका आकलन हो सकता है, लेकिन जब इतिहास समीक्षा करेगी तो देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी लागू किया, उसे देश में क्या प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जीएसटी जब लागू किया तब देश के अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। और जब देश में वैक्सीन उत्पादन हो रहे थे और निर्यात कर रहे थे और यहाँ लगातार कोरोना में वृद्धि हो रही थी, उसको लोग समीक्षा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे असफल और जुमलेबाज प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का नाम दर्ज होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। यहाँ तक कि तेल की बात है, तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार तो इसी बात का तो विरोध है कि तीन काले कानून हैं, उसमें यही है कि आप जो स्टॉक करने के सीमा को आपने ख़त्म कर दिया है। कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है, उसमें राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक कि उसका रेट दुगुना ना हो जाए। तब तक के भारत सरकार भी कार्रवाई नहीं करे, वो निर्देशित करेगी। तो अब जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको समाप्त कर दिया है, अब वो निर्देश दे रहे हैं। तो निर्देश आएगा तो देखेंगे उसके बाद क्या कार्रवाई करना है। आज छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई है। इसको लेकर के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि एक अच्छी शुरुआत है, जिससे प्रदेश के आदिवासियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ में लगभग 42% वनांचल हैं और लगभग 32% हमारे आदिवासी भाई हैं। निश्चित रूप से भूपेश बघेल सरकार के आने के बाद छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार, रीति नीति, परंपरा और प्रथाओं को मान सम्मान मिलने लगा है। पूर्व में भी हमने देखा, पिछले साल भी विश्व आदिवासी सम्मेलन किया गया था। इस साल भी लगभग 7 देशों से आदिवासी भाई आ रहे हैं और देश के लगभग 29 अलग अलग प्रांत और केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह पूरे छत्तीसगढ़िया के लिए गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा का जो प्रचार प्रसार है वो पूरे देश विदेश में हो रहा है। और विदेश से जो आदिवासी भाई हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनके साथ रहने का, उनके कल्चर, उनके कला संस्कृति को सीखने और करीब से जानने का अवसर छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी का फैसला लिया है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि 1 नवंबर से ये खरीदारी शुरू होना चाहिए। त्यौहार जब 4 तारीख से है, उसके बाद देवउठनी, उसके बाद शादियों का सीज़न लगातार चलेगा और ऐसे में अगर किसान के पास पैसे नहीं हैं तो वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करेगा। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि जितना धान खरीदने की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि एक दाना खरीदेंगे और अब सरकार केवल 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदने की बात कह रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये सरकार किसानों के घर में दिवाली में उजाला हो, उनके बच्चे मिठाई खाएं, गांव-गांव में खुशहाली आए। देश का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है। उस त्योहार को अंधेरे में डुबोकर और रायपुर में उत्सव मना रही है। इस उत्सव में किसान शामिल नहीं होगा, इस उत्सव में वनवासी आदिवासी शामिल नहीं होगा। जो आदिवासी महोत्सव के नाम पर हो रहा है, क्या दिवाली पर आदिवासी के घर में खुशहाली होगी, उसके घर में पैसा होगा? क्या किसान के घर में पैसा होगा? ये अपनी हठधर्मिता के लिए धान की खरीदी 1 दिसंबर से करने की घोषणा अभी मुख्यमंत्री जी ने की है। हम मांग करते हैं कि 1 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ होना चाहिए। 4 नवंबर को दीपावली है, किसान के घर में पैसे आने चाहिए, उसकी फसल का उसको उचित मूल्य मिलना चाहिए।
और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हम लोग 1 नवंबर से धान खरीदते थे। ये 1 नवंबर से धान क्यों नहीं खरीदना चाहते? क्या कारण है? किसानों को दीपावली उनके घर में खुशहाली क्यों नहीं लाना चाहते? आज के समय पर केंद्र की सरकार ने लगभग 400 रुपए समर्थन मूल्य, जिस दिन इन्होंने 2500 रुपए घोषित किया था उसके बाद से 400 रुपए 390 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ चुका है। किसानों के 390 रुपए पर ये डाका डाल रहे हैं। दुकालू सागरवंशी पर टोनहा होने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की गई है। साथ ही साथ जिस जगह पर वो रहता था उस जगह को खाली करा दिया गया है। इसके अलावा शीतला मंदिर में प्रवेश को लेकर के भी उस पर पाबंदी लगाई गई है। आज इसके लिए उन्होंने एक पत्रकार वार्ता ली और कहा कि वे विशेष थाने में भी इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और वे न्याय पाने के लिए भटक रहे हैं। टोनहा तक थे जान समेत मारे बार 5-6 आदमी हमारे घर में 2 बजे रात के दूसरे भी से 2 बजे रात मैं अकेला रहा हूँ। अब ये अकेला ही से हम तो नहीं रहे हैं, लेकिन कैसे बच गए हर रात के तेल नहीं जा। लेकिन पंचू यादव घर साइड से छानी में है छत वाला है, वहाँ से चढ़ के दूसरा के छानी चढ़ के वह घर में आए। अब एक बाद वहाँ जब पा तब रोड में छेक के मारा पीटी, भाई मारा थे नहीं मोला छेका थे एला छेका। मोर सामने में है ललित यादव, ललित जंघेल और देवचरण साहू और रवि साहू, रवि यादव ये मन छेक के मोर घरे सामने में राजीनामा नहीं होवे तो जान समेत मरवा दे। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे देर अनुमति। नमस्कार।